नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा और आज पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर अख्तरुल वसे। आप अंजुमन तरक्की उर्दू के वाइस प्रेसिडेंट हैं और उनसे आज हम बात करने वाले हैं एक ख़ास मसले पर। मिडिल ईस्ट में जो हालात बने हैं, क्या नज़र आ रहा है, क्या वहाँ से ये चीज़ें निकल रही हैं और क्या स्थितियां बन रही हैं, परिस्थितियां बन रही हैं, कौन किसके साथ आकर खड़ा हुआ है, आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है। बहुत सारे सवाल हैं जिनको जानना समझना बेहद ज़रूरी है और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो जियो पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि इज़राइल और ईरान के बीच में जो हालात अभी बन रहे हैं वो किस तरफ जा रहे हैं और वो क्या बतला रहे हैं। क्या ये एटम बम ईरान ना बना ले इसी के लिए है या कुछ चीज़ें और हैं? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो ये कि आपका शुक्रिया, आपने याद किया। दूसरी बात जो है वो ये कि जो इज़राइल ने ये जुआ खेला है, क्योंकि हमला उसने पहले किया और क्या मैं पश्चिमी देशों ने, ख़ास तौर से अमेरिका ने ये कहा कि हम उसके सेल्फ डिफेंस का जो हक़ है उसको मानते हैं। तो एक तरह से बात उन्होंने कि अपनी पोजीशन क्लियर कर दी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है वो ये है कि ईरान जो है उसके पास खोने को कुछ नहीं है, ये ख्याल रखिए। और ईरान जो है उसने बुनियादी तौर पे अब जंग जो है उसके पासे को पलट दिया है, इसलिए कि लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि क्या मैं इतनी देर तक वो मुकाबला कर पाएगा। क्या में फासला भी है, डिस्टेंस है बहुत बीच में, तकरीबन 2000 किलोमीटर का तकरीबन। दूसरे जो अरब ममालिक हैं उनके पास अमेरिका के कब्ज़े में वो इस तरह से जकड़े हुए हैं कि वो कुछ कर नहीं सकते। तीसरे ये कि लेकिन अमेरिका की पोजीशन को भी हमें समझना चाहिए, वो उस पर हमें बहुत ज़्यादा बगलें नहीं बजानी चाहिए और खुश नहीं होना चाहिए कि वो कुछ कर पाएगा। इसलिए उसने क्या में अगर आप उसकी अहमियत को और उसकी हैसियत का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो इससे लगाइए कि पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जिन्हें के मुनीर नहीं, आसिम मुनीर, जिनको के क्या में हमने पाकिस्तानियों ने क्या में जंग, हिंदुस्तान से जंग के बाद जो छोड़ी थी कि झड़पी हुई एक तरह से कहना चाहिए, उन्होंने एक तरह से उन्हें एयर चीफ मार्शल बना दिया है। उनको बुलाया है अमेरिका ने और उनकी जिस तरह ज़ियाफ़त की है, जिस तरह से उनकी खिदमत की है और जिस तरह से उनका ख्याल रखा है और जिस तरह से उन्हें खुश करने की कोशिश की है, उससे पता चलता है अमेरिका की हैसियत क्या है और अहमियत क्या है। क्योंकि अगर अमेरिका पाकिस्तान जैसे मुल्क के ऊपर ये समझता है कि पाकिस्तान जो है उसका साथ देगा तो ये उसे गलतफहमी होनी चाहिए, दूर होनी चाहिए अमेरिका की। इसलिए कि जब शहबाज शरीफ अभी एक हफ्ते 10 दिन पहले तकरीबन क्या मैं अमेरिका वहाँ गए थे, तुर्की गए थे? नहीं, ईरान गए थे। ईरान गए थे। 3-4 मुल्कों का उनका दौरा था। हाँ, और उसमें उन्होंने क्या मैं बात की थी खामनेई से। तो खामनेई ने मुलाकात में उनसे खुल्ला साफ साफ कहा था कि आपको सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं करना चाहिए, इसराइल की खुल्ला मुखालफत करनी चाहिए और ये करना चाहिए। दूसरे ये कि बलूचिस्तान का जो एरिया है वो ईरान से बिल्कुल मिला हुआ है, बल्कि आधा बलूचिस्तान जो है वो ईरान में भी आता है, हिस्सा आता है और वो सुन्नी मुसलमानों का एरिया है, ये भी ख्याल रखना चाहिए। तो जो पाकिस्तानी बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान के साथ नहीं है और जो ईरानी बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान के साथ उस तरह जाने को तैयार नहीं होगा। इस मौके पर हमें समझना चाहिए। तो ये सूरत हाल जो है इस तरह से हमें समझनी चाहिए। दूसरे ये कि ट्रम्प जो हैं वो नाकाबिल यकीन आदमी हैं, उनके ऊपर यह भरोसा नहीं किया जा सकता। सही बात है। जब वो ईरान के साथ बातचीत कर रहे थे, मैं इसी सवाल पर आ रहा था कि बातचीत चल रही थी ईरान के साथ, छठे दौर की बातचीत होनी थी और शनिवार को होनी थी और गुरुवार को इजराइल ने हमला कर दिया। और खबरें दरअसल दिलचस्प इस चीज़ से ये चीज़ें और इसलिए हो जाती हैं क्योंकि खबरें आती हैं कि ट्रंप नेतन्याहू को ये समझा रहे हैं
कि भाई अभी हम बातचीत कर रहे हैं और तुम हमला मत करना, बातचीत से रास्ता निकालेंगे। और फिर ये उसके बाद जब ये हमला हो जाता है तब ट्रंप ये कह रहे हैं कि सरेंडर करो, मैंने 60 दिन दिए थे, 61वां दिन हो गया और खामनेई टारगेट पे, ये सारी चीज़ें। नहीं, इसीलिए मैंने कहा ट्रम्प पे आप भरोसा नहीं कर सकते। ट्रम्प जो हैं वो असल में गाहक देख के माल फेंकने के आदी हैं। वो ये देख रहे हैं, जब तक वो देख रहे थे कि इजराइल उनके कब्जे में था और उनकी बात सुन रहा था, जो नहीं सुन रहा था, बज़ाहिर वो ऐसा इम्प्रेशन दे रहे थे, तो उस वक्त तक वो सब क्या मैं इजराइल से बातचीत कर रहे, ईरान से बातचीत कर रहे थे। लेकिन जब इजराइल ने जंग छेड़ दी तो उन्होंने अपना रुख बदल लिया पूरी तरह से, और अब वो ईरानियों से ही कह रहे हैं कि वो तेहरान को छोड़ दें। तो ऐसा है कि माफ़ की जगह वो उन्होंने गज़ा वालों से भी ये कहा था कि गज़ा को छोड़ दें। हाँ बिल्कुल सही बात। यही तो सवाल ये है कि आप के किस तरह से, ये कोई ऐसा वो थोड़ी है कि आपने कहा कि छोड़ दी और छोड़ दिया लोगों ने। बुनियादी तौर पे ईरान ने उसके बदले में क्या किया, उसने कहा कि आप हैफा और तेल अवीव को छोड़ दीजिए। ये बहुत दिलचस्प बात है। और उसने इस तरह से हमला किया है, और मैंने जैसा कहा कि उनके पास खोने को कुछ नहीं है। उनके पास जो हमें हमला करने के लिए मिसाइल हैं और बैलिस्टिक मिसाइल हैं और दूसरी चीज़ें हैं, वो ऐसी हैं कि वो खो देंगे तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा उनका। लेकिन सवाल ये है कि अगर इजराइल जो है वो बुनियादी तौर पे उसको चारों तरफ से घेराबंदी उसकी हो गई तो बड़ा मसला क्या मैं पैदा हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं समझना चाह रहा हूँ कि इसमें मुस्लिम उम्मा जो है वो क्या ईरान के साथ में खड़ा हुआ है? नहीं, मुस्लिम उम्मा पूरी तरह ईरान के साथ है। आप इसका ख्याल रखिए कि 21 मुल्कों ने, जिसमें सऊदी अरब और तुर्की शामिल है, जिसमें कतर शामिल है, जिसमें यूएई शामिल है। अब दिलचस्प बात है, ये मैं उन मुल्कों जिसमें जॉर्डन शामिल है, ओमान शामिल, जॉर्डन उसी को कहते हैं, वो तमाम शामिल हैं। वो बुनियादी तौर पे उन्होंने ईरान का साथ देने का वादा किया है और ईरान की हिमायत की है, इजराइल की मजम्मत की है। तो ये एक तरह से सबूत है इस बात का, क्योंकि उन्हें भी डर लग रहा है कि अगर कल अमेरिका ने कोई मदाखलत की तो वो बुनियादी तौर पे इस जंग में झोंक दिए जाएंगे वो ममालिक, क्योंकि अमेरिका की फ़ौजें जो हैं इन्हीं मुल्कों के अंदर हैं जी। और इन मुल्कों के अंदर अगर वो हुआ और इसराइल ने क्या मैं ईरान ने जब बदले के अंदर क्या मैं इन मुल्कों के अंदर अमरीकी क्या मैं फ़ौजियों को निशाना बनाया तो नुकसान किसका होगा? उस मुल्क का होगा। उस मुल्क का होगा। तो बुनियादी तौर पे इस मुल्क को ये समझना चाहिए कि दूसरे वो ये समझ रहे हैं कि ये आज क्या मैं पहले इराक़ फिर लीबिया को जिस तरह ख़त्म किया गया उसी तरह से अब ईरान के बाद उनका नंबर आ सकता है। लेकिन सीरिया में तो सीरिया ने तो एयर स्पेस दे दिया इजराइल को। नहीं, और वहाँ सीरिया के अल-शरा जो है वहाँ नहीं, सीरिया जो है उसकी पोजीशन दूसरी है। सीरिया की पोजीशन ये है कि रूस उसके खिलाफ है। ये ख्याल रखिए जी, रूस उसके खिलाफ है। जो क्या मैं सीरिया का भूतपूर्व शासक है वो कहाँ बैठा हुआ है जी? वो रूस में बैठा हुआ है, रशिया में बैठा हुआ है। तो इसलिए उन्हें तो मजबूरी है। दूसरे ये कि उनकी जो मौजूदा हालात हैं उनके अंदर इधर अमेरिका का साथ देना उनकी मजबूरी है और ज़रूरत है। लेकिन मैंने आपसे वो मुल्कों की बात की कि जिनमें अमेरिका की फ़ौजें हैं, जहां अमेरिका का सपोर्ट है, जो अमेरिका के साथ शुरू से चले आ रहे हैं, और लेकिन उन्होंने खुल के पहली दफ़े अमेरिका के ख़िलाफ़ एक लाइन ली है। ये हमें ख्याल करना चाहिए। मिसाल के तौर पे सऊदी अरब जो है वो किसी कीमत पे तैयार नहीं है सऊदी क्या मैं इजराइल को मानने के लिए। तो वो इस्तेमाल नहीं, ये सारे मुल्क जो आप कह रहे हैं 21 मुल्क हैं, ये सारे के सारे इजाज़त नहीं देंगे अमेरिका को अगर कूदता है तो? नहीं देंगे। इसलिए कि वजह यह है कि मसला ये है कि जो ईरान जो है उसके पास, मैंने जैसे आपसे बार बार कह रहा हूँ, मैं खोने को कुछ नहीं है। वो अगर हमला इसके ऊपर हमला होगा इनकी सरजमीन से, इनके इलाकों से अमेरिका करेगा, नतीजा ये होगा कि वो पलट के किस पे वार करेंगे? उन्हीं मुल्कों पे वार करेंगे। तो वो मुल्क ऐसा नहीं कर सकते और वो समझ गए हैं कि अब एक के बाद दूसरे का नंबर है।
एक के बाद दूसरे का नंबर है। लीबिया और आपने इसका जिक्र भी किया इराक का सद्दाम हुसैन का और कदाफी के बाद खामनई को निशाना बनाने की बात जब कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि दूसरे भी कोई आप क्या मैं वो नहीं आएंगे आपके जी। लेकिन एक चीज़ और ये बात छिड़ती है कि मुस्लिम उम्मा का सरदार कौन, और इसके लिए पाकिस्तान, ईरान और तुर्की, ये तीनों जो हैं इनकी ये हसरत है कि हम इसके ऊपर मुस्लिम उम्मा के ये कह लीजिए कि सबसे आगे हम होंगे सरदार। नहीं, एक बात सुनिए ना, पाकिस्तान के बारे में मैंने जैसे कहा कि जब शहबाज शरीफ गए ईरान और खामनई से मुलाकात हुई तो खामनई ने उनके पूरी तरह से कान खींचे, समझा दिया, मतलब नहीं कान खींचे बाकायदा, उनको तनकीद की उनके ऊपर, जो क्या मैं एक आलोचना की उनके कि बातें ही मत करो, कि बातें मत करो और इजराइल के खिलाफ खुल के आओ, ये बात कही। दूसरी बात ये है कि एक बात आप समझिए, हिंदुस्तान और का जहाँ तक सवाल है, ईरान और पाकिस्तान का जब क्या मैं जॉइंट डिक्लेरेशन शहबाज शरीफ और ईरानी सदर और खामनई की मौजूदगी में पेश किया गया लोगों को दुनिया के सामने, तो उसमें हिंदुस्तान के खिलाफ कहीं नहीं और इसकी इजाज़त नहीं दी गई ईरान की तरफ से। और ईरान बुनियादी तौर पे हिंदुस्तान पे ज़्यादा भरोसा करता है, पाकिस्तान पे कम भरोसा करता है। इसी पे मैं आ रहा था कि ईरान हिंदुस्तान के लिए या मिडिल ईस्ट के लिए कितना अहम है। नहीं, हिंदुस्तान जो है, और हिंदुस्तान का मसला ये है कि हिंदुस्तान एक तो जंग के खिलाफ है, साफ बात है, क्योंकि वो बुनियादी तौर पे, दूसरे वो हमारे वज़ीर आज़म ने खुल्लम खुल्ला क्या मैं जो अमरीकी सदर हैं ट्रम्प, उन्हें ये बता दिया कि आपसे कोई हमारी बात नहीं हुई जंग बंदी के बारे में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में, ये उन्होंने कर दिया खुल्लम खुल्ला। जो सरकार से बार बार मुतालबा किया जा रहा था, अपोजिशन पूछ रही थी हिंदुस्तान में, वो उन्होंने कल बात करके ये बात भी साफ कर दी। 45 मिनट की गुफ्तगू की, 45 मिनट की गुफ्तगू में असल मौजू जो था वो यही रहा कि आपने हमने आपके कहने से कोई जंग बंदी नहीं की है। तो बुनियादी तौर पे मतलब मुगालते दूर कर दिए, मुगालते दूर कर दिए। सीधी सादी बात ये है कि अपनी पोजीशन को वादे कर दिया कि हिंदुस्तान जो है, जो कहता है कि वो कश्मीर के मसले पर किसी तीसरे मुल्क की सालिसी बर्दाश्त नहीं करेगा, वो सही है। और वज़ीर आज़म ने ये बात फिर वो खुल्लम खुल्ला कर दी साहब, और इसके क्या मैं हमें तारीफ़ करनी चाहिए और इसको सवाल को नहीं उठाना चाहिए। दूसरी बात जो है वो ये कि जो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म अकेले ऐसे वज़ीर आज़म हैं जिन्हें के अरब दुनिया के हर मुल्क ने सबसे बड़ा सम्मान जो है वो दिया है, पाकिस्तान को नहीं मिला है, ये ख्याल रखिए। तो हमें ये बात हमें मान के चलनी चाहिए और उसका वो करना चाहिए। पाकिस्तान जो है उसको अपने रवैया बदलना होगा। नहीं, मुनीर आज खबर आई कि मुनीर अमेरिका गए हुए हैं और वो इस बात को कहते नजर आए हैं कि नोबेल का शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो ट्रम्प को मिलना चाहिए। इस मौजूदा दौर में जो चीज़ें चल रही हैं उसमें वो कह रहे हैं कि ट्रम्प शांति के नायक हैं। नहीं, ये मजबूरी है पाकिस्तान की कि वो अमेरिका का साथ दे और उस तरह की बातें करे, क्योंकि अमेरिका सूट करता है पाकिस्तान को। पाकिस्तान जो है वो 3 चीज़ों के ऊपर उसकी क्या में सारा दारोमदार है, एक अल्लाह मियाँ, एक आर्मी, एक अमेरिका, 3A ये काम करते हैं। अच्छा, अल्लाह मियाँ जो है वो भर्ती के लिए हैं, मजबूरी में जब आते हैं तो अल्लाह मियाँ का नाम ले दिया जाता है, वरना बेसिकली अमेरिका और आर्मी काम करती है। दुनिया के मुल्कों में आर्मी होती है, आर्मी वाहिद क्या मैं पाकिस्तान की आर्मी वाहिद है जिसके पास एक पूरा देश है। ये आपने एक अहम बात कही। एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाह रहा था। मैं जो बात अर्ज कर रहा हूँ वो ये कि पाकिस्तान जो है उसको ये मजबूरी है उसकी, आसिम जो हैं आसिम मुनीर की, कि वो अब क्या मैं बात करें ऐसे आदमी के लिए जो दुनिया को एक नहीं दूसरी जंग में तीसरी जंग में डालने के चक्कर में रहता है।
और याद रखिए कि जंग जो है वो फ़ायदा सिर्फ अमेरिका को पहुंचाती है, क्योंकि दुनिया में जो क्या में असला बन रहे हैं वो कहाँ बन रहे हैं, सौदागर है, तो वही है। तो हथियारों के सौदागर जो हैं उन्हें अगर वो नहीं दिलाएंगे तो फिर आर्मी का क्या मकसद रहेगा। आर्मी अगर कह रही है तो कोई ताज्जुब की बात मुझे नहीं लग रही है इसके अंदर, आप इसका ख्याल रखिए। हाँ, कह कौन रहा है, कह आर्मी रही है। ये बड़ी बात ये बात शहबाज शरीफ ने नहीं कही है, ये नवाज शरीफ ने नहीं कही है, ये बिलावल भुट्टो ने नहीं कही है, ये बात आसिम मुनीर कह रहे हैं। और किसके लिए कह रहे हैं? ट्रम्प के लिए, एक सौदागर के लिए कह रहे हैं, एक सौदागर के, जो असलहे का सौदागर उसके लिए कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं इसी को आपसे समझना चाह रहा था कि इसमें हम ये मानते हैं कि ईरान का हमसे तो अच्छा, मतलब व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे हैं, सांस्कृतिक संबंध बहुत अच्छे हैं। एक वक्त तक हिंदुस्तान तो वहाँ तक फैला हुआ नहीं, हज़ारों साल के संबंध है हमारे, आज के नहीं है ईरान और हिंदुस्तान के संबंध। हिंदुस्तान और ईरान जो हैं एक दूसरे की भाषा, संस्कृति और संस्कार सबके अंदर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल। समझे। और इस बात के लिए हम ये भी समझना चाहिए कि जो क्या में बंदरगाह का इस्तेमाल की बात हो रही है, समझे, वो भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो हैं, पाकिस्तान मजबूरी में उसमें शामिल होता है क्योंकि वो नज़रअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन बुनियादी तौर पे असल में उसको वो चाहता नहीं है कि हिंदुस्तान उसमें किसी तरह भी हिस्सेदार बने। और हिंदुस्तान और ईरान जो है वो उनकी निकटता और एकता जो है वो एक दूसरे के लिए ज़रूरी है। अच्छा, एक दिलचस्प और है कि ब्रिक्स में हिंदुस्तान भी है, ईरान भी है, चाइना भी है, रशिया भी है, साउथ अफ्रीका भी है, ब्राज़ील भी है, लेकिन इनमें कुछ मुल्क जो कि आप समझ रहे होंगे जैसे हिंदुस्तान और ख़ास तौर पर चाइना और रूस, ये बहुत अच्छे साझीदार हैं ईरान के। क्या ऐसी नौबत, क्योंकि पुतिन ने ये कहा है कि अगर ट्रंप कूदे तो अच्छा नहीं होगा, ताकीद कर दिया है। नहीं, ईरान में सिर्फ रशिया की बात नहीं करता, मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि चाइना भी उसके अंदर मदाखलत करे। वो कह भी रहे हैं, नहीं, वो शायद वहाँ से उनके हथियार वगैरह भी। उसकी वजह ये है कि वो जानते हैं कि अगर अमेरिका, उन्होंने ईरान के मसले पे अमेरिका को खुली छूट दे दी और उसकी तरफ से नज़र फेर ली तो क्या फिर उनकी खैर नहीं है, फिर उनकी खैर नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि रशिया या चाइना जो है डायरेक्ट, अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, एस्केलेशन लैडर पे ऊपर चढ़ते हैं हम, तो ये शामिल हो जाएंगे। नहीं, रशिया के बारे में तो मुझे कोई शुबा ही नहीं है। और चाइना के बारे में ये है कि चाइना अपने हथियार दे सकता है, सीधे नहीं आएगा। अगर सीधे नहीं आया तो मैं मतलब ये नहीं कह रहा कि वो आ जाएगा। किम जोंग उनके बारे में देखिए, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ कि मैं कोई भविष्यवाणी कर सकूं, लेकिन मैं समझता ये हूँ कि अगर नहीं आया, जो कि मुमकिन है, लेकिन अपने हथियार देगा तो वो भी आना ही है, एक तरह से साथ देना ही हुआ। बयानबाजी तो शुरू हो ही चुकी है। तो बुनियादी तौर पे ये ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तो अमेरिका क्या कूद रहा है, मतलब ये जो हालात बन रहे हैं इसमें नहीं, अमेरिका का कुछ अभी भरोसा नहीं है। आपको मैं बताता हूँ, अगर इजराइल को कमज़ोर होता हुआ देखा उसने, जो कि हो सकता है कि हो जाए, क्योंकि अमेरिका जो इजराइल ने हथियारों का इस्तेमाल किया है उससे उसको नुकसान काफ़ी हुआ है, काफ़ी उसकी कमी आई है उसके हथियारों के ज़ख़ीरे के अंदर, और उसके लोग जो हैं उनमें खौफ और हिरास पैदा हो रहा है जो पहले नहीं था। वो जो गाज़ा में उसने किया था वो उसे खुद देखना पड़ रहा है इस वक्त। तो इस सूरत हाल के अंदर हमें ये नहीं समझना चाहिए कि अमेरिका जो है वो बुनियादी तौर पे क्या मैं इस जंग में उस वक्त तक हिस्सा देगा जब तक के ये देखेगा कि इजराइल ऊपर क्या मैं उसका अपर हैंड है, नहीं, प्रभुत्व जमा रहा है, तब वो कूदेगा, वरना नहीं कूदेगा। एक बात सुनिए, क्योंकि मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर इजराइल को मार पड़ रही होगी तो वो उसको बचाने नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा, वो ज़बानी जमा खर्च करता है। लेकिन अमेरिका का दिमाग तो यहूदियों का, ऐसा कहा जाता है। नहीं, देखिए, यहूदियों में भी ऐसा बात नहीं है, सारे यहूदी एक से नहीं है। खुद अमेरिकी पार्लियामेंट के अंदर जो यहूदी मेंबर हैं उन्होंने क्या मैं खुद अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की
और इजरायली हुकूमत की तनकीद की है, भर्त्सना की है। नोम चॉम्स्की का नाम आपने सुना होगा, वो यहूदी है, वो आपकी जगह वो नहीं है। दूसरे ये कि ये बात मुसलमानों और इस यहूदियों के बीच में नहीं है, ये ख्याल रखना चाहिए। इसमें ईसाई भी शामिल है बुनियादी तौर पे, क्योंकि और एडवर्ड सईद कौन थे, हन्नान शराबी कौन थी जी, लैला खालिद कौन थी, ये जितने बड़े नाम हैं आप देखते हैं, ये सब हैं जो इजराइल के ख़िलाफ़ हैं और जो इजराइल के एक तरह से बराबर भर्त्सना करते रहते हैं, अमेरिका में भी, अमेरिका के बाहर भी। तो इसलिए ये नहीं मानना चाहिए कि ऐसे मैं ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। और मैंने फिर कहा, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ईरान जीत जाएगा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ईरान जो है उसके पास खोने को कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि खामनेई टारगेट पर, जब भी वो ये बात कहते हैं और किसी मुल्क के अगर सुप्रीम लीडर को आप टारगेट पर रहने की बात कहते हैं तो बड़ी बात है ना ये। नहीं वो वो तो जंग में रेटोरिक बहुत सा चलता है, आप उसे आप रेटोरिक के तौर पे लीजिए, उसे एक तरह से वो मत मानिए कि ऐसा कर ही लेंगे, क्योंकि ऐसा आसान नहीं है करना। क्योंकि और उसके जवाब में जो कुछ खामनेई ने कहा है वो उस बात को मत भूलिए। उन्होंने कहा कि मेरा जीना मेरा मरना कोई माने नहीं रखता। उन्होंने वही बोला कि खोने के लिए हमारे पास और या तो हम शहीद हो जाएंगे, बस नहीं, शहीद हो जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि या तो गाजी या शहीद, दोनों हाथों में लड्डू हैं हमारे, दोनों हाथों में लड्डू हैं। या तो हम क्या में जीत गए तो गाजी हैं, और अगर शहीद क्या में मारे गए तो शहीद हैं। एक चीज़ और है, ये तो कह रहे हैं, लेकिन अमेरिका और ख़ास तौर पर इजराइल, नेतन्याहू ये बार बार कहते हैं कि हम वहाँ पर रिजीम चेंज करना चाहते हैं, ऐसा है, सत्ता पलट करना चाहते हैं। ऐसा हो पाएगा क्या ईरान? नहीं, सवाल ये है कि अमेरिका और इजराइल दोनों क्या में मिडिल ईस्ट की तारीख नहीं बदलना चाहते, खाली जोग्राफिया भी बदलना चाहते हैं। ये बात उन्होंने इराक़ में भी की, ये बात उन्होंने सीरिया में भी की, ये बात लीबिया में भी की, अभी सीरिया का आप तस्करा कर ही रहे थे। तो वो बुनियादी तौर पर, लेकिन ये ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि ग्रेटर इजराइल का एक बड़ा सा मैप दिखाते हैं वो। नहीं, वो ग्रेटर इजराइल को वो शुरू से दिखाते आए हैं, आज से नहीं। देखिए दुनिया में दो ही मुल्क धर्म के नाम पे वजूद में आए हैं, 47 में पाकिस्तान, 48 में इजराइल। हम वो लोग जो कि सेकुलरिज्म पे यकीन रखते हैं और विश्वास रखते हैं और भरोसा रखते हैं और अमल करते हैं, उनके लिए ये कोई माने नहीं रखते और इनकी कोई हैसियत नहीं। हम सीधी सादी बात ये है, हमें बुनियादी तौर पे जो अहमियत है वो हमारे नज़दीक सेकुलरिज्म की है, धर्म प्रधान देशों की नहीं है। लेकिन वो सत्ता पलट की जब बात करते हैं, और इसमें सबसे दिलचस्प और ख़ास पहलू अगर इस जंग का हम देखें, दिलचस्प बात यह है कि 3 दिन की जंग में ऐसा लग रहा था कि इजराइल हावी हो रहा है ईरान पर, लेकिन चौथे और 5वें दिन ईरान ने जो जवाब दिया है, नहीं आज 6 दिन ही हुए हैं ना। हाँ। 6ठे दिन में ये बात साबित हो गई कि इजराइल कमज़ोर नहीं है, ईरान कमज़ोर नहीं, वो सॉरी ईरान कमज़ोर नहीं है, माफ़ कीजिएगा, ईरान कमज़ोर नहीं है और इजराइल को एक तरह से वो पछाड़ने की सूरत में कोशिश है। हाँ। और इजराइल पीछे हट रहा है, हमें ये मानना चाहिए, ये नहीं भूलना चाहिए, और इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि इजराइल जो है वो क्या में उसका प्रभुत्व है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि उसकी खुफिया एजेंसी जो मोसाद है उसका बड़ा काम है, मतलब ऐसे हमला जो किया इजराइल ने, हवाई हमला जो किया, उससे ज़्यादा उसके जो एजेंट्स हैं वो वहाँ पर ईरान में पहले से मौजूद थे, वहाँ ड्रोन तैयार किए और ये सब चीज़ें हुई। तो मोसाद वहाँ पर अभी भी सक्रिय है या वो सत्ता पलट तख्ता पलट की जो बात वो कह रहे हैं? मोसाद जो है वो कोई आज से नहीं है, वो क्या में बादशाह के ज़माने से है, रज़ा शाह के ज़माने से है, क्योंकि उन्होंने और वो नीचे खामोशी से बैठ गए हों, लेकिन अपना उन्होंने वजूद ख़त्म किया हो, ये कभी नहीं मानना चाहिए। ठीक है। और वो एक तरह से उन्होंने अपने आप को बचा के रखा। नहीं, मैं खुफिया एजेंसी की, नहीं, मैं मोसाद ही की बात कर रहा हूँ, किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ। मोसाद ने ईरान के अंदर अपनी जगह बना के रखी, अभी रखी। जभी तो आप एक बात सुनिए, हानिया का जो हुआ वो किस तरह हुआ,
जो IRGC के गेस्ट हाउस और वो भी में हुए और खुदकुशी जो कर रहे हैं वो ये मुसाद वाले ही तो कर रहे हैं अब, और कौन कर रहा है इस वक्त? ईरान के जी, ईरान में जो सदाओं पे जो फांसी पे चढ़ाए जा रहे हैं वो कौन पे चढ़ाए जा रहे हैं? कोई ईरान के में माफ़ कीजिएगा समर्थक थोड़ी चढ़ाए जा रहे हैं, बल्कि इजराइल के समर्थक जो हैं, जो मुसाद के वो हैं, जो बादशाह के क्या में एक तरह से परवरदा थे और बादशाह रज़ा शाह के हामी थे, उन्हीं को क्या में चढ़ाया जा रहा है। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। तो बुनियादी तौर पे इस वक्त ईरान जो है वो बुनियादी तौर पे लड़ाई दो तरफा लड़ रहा है, मुल्क के अंदर भी मुल्क के बाहर भी। ये बड़ी बात आपने बोली है कि अंदर भी और बाहर भी दो तरफा लड़ रहा है। आगे आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, आपको क्या लगता है अगले 2 दिन में क्या हालात कुछ? नहीं, अगले 2 दिन में हालात जो हैं वो ये हो सकता है कि इजराइल जो है वो बुनियादी तौर पे जिस तरह से कि अमेरिका यानी ईरान ने जिस तरह से अपना वो दिखाया है जोर, और जिस तरह से जज्बे के अंदर अपने जोश दिखा रहा है, उसका नतीजा ये हो सकता है कि इजराइल जो है वो बुनियादी तौर पे एक तरह से पीछे हटने पे मजबूर हो जाए। दूसरे फिर अमेरिका आएगा शांति के लिए? फिर नहीं, फिर शांति, फिर मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आपने बहुत अच्छी बात कही, फिर ट्रम्प साहब जो हैं शांति दूत बन के आएंगे जी, और इजराइल को बचाने के लिए वो करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि चूँकि 21 मुल्क जो हैं जो उन्होंने वो किया है, उन्होंने एक सिग्नल तो कम से कम दे दिया है। वो सिग्नल ये दे दिया है कि वो ट्रम्प के साथ नहीं जा रहे इस वक्त फौरी तौर पे। मैं इसलिए बहुत उससे कॉशियसली बात कर रहा हूँ। वो ट्रम्प की तरह के साथ नहीं जा रहे हैं, बल्कि ईरान के साथ जा रहे हैं, और उस सिलसिले में और वो किसी तरह से भी इसराइल को मान्यता देने को तैयार नहीं है। ठीक, मैं जॉर्डन जिसके बारे में कि ये कहा जाता है कि वो इसराइल के सबसे करीब है, लेकिन वो बुनियादी तौर पे जिस तरह से उसने इन मुल्कों का साथ दिया है और इस तरह से 21 मुल्कों में साइन करने वालों में शामिल हुआ है, वो गैर मामूली बात है। और दूसरे सऊदी अरब जो है उसका रोल बहुत समझने वाला है, उससे समझना चाहिए। ठीक है, सऊदी अरब का भी रोल समझने वाला है। और देखिए, एक बड़ी बात प्रोफेसर साहब ने क्या कही है कि आने वाले वक्त में ट्रंप साहब एक बार फिर से शांति दूत के किरदार में नज़र आएंगे। किरदार के मायने आप समझिए, किरदार बार बार बदलते रहते हैं, तो एक बार फिर से ट्रंप शांति दूत के किरदार में नज़र आएंगे। और इजराइल, अगर आने वाले दिनों में इजराइल की और बुरी स्थिति होती है तो ट्रंप कहेंगे कि शांति करो, जो उन्होंने बीते दिनों फिर से कहा था कि बिजनेस करो, डील करो, शांति करो, मैं शांति चाहता हूँ। खैर, इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अख्तरुल वसी साहब जुड़े हुए थे और हम बात कर रहे थे मिडिल ईस्ट के हालात पर। ये चर्चा आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिलहाल धन्यवाद, आपने इस चर्चा को देखा। कमेंट के ज़रिए आप बता सकते हैं इस चर्चा के बारे में। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।